हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे चल रहा होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज हम करने जा रहे हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या होता है फेडरल सिस्टम, कंसेप्ट, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सभी को लास्ट क्लासेस में समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। क्लास के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप प्लीज़ पूछ लेना। अगर आप टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन कर ले, और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर मेरे चैनल में आज नए हो, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। तो फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम जो है वो चैप्टर्स पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना है कि फेडरल का मीनिंग क्या है, ठीक है। फेडरल का मीनिंग क्या है, और इंडिया में कौन से फेडरल है, क्वासी फेडरल। कंप्लीट जो फेडरल सिस्टम है वो फेडरल नहीं है, इंडिया में क्वासी क्वासी फेडरल है, ठीक है। तो क्वासी फेडरल और यूनिटरी बायस, ठीक है, यूनिटरी बायस, ठीक है। तो फेडरल का मीनिंग होता है क्या, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, जब इंडिया यूनियन बना था, इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, और अमेरिका क्या क्या है, यूनाइटेड ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट और यूनाइटेड स्टेट का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है कि पहले यूनियन बनते हैं, मतलब पहले सेंटर जो है, सेंट्रल जो है वो बनता है, फिर बहुत सारे स्टेट, मान लो ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, डी स्टेट, सब आके इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसको यूनियन कहते हैं। और यूनाइटेड में क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टेट, जैसे मान लो ए बी सी डी स्टेट, जो वीक स्टेट है वो मिलके एक सेंटर बनाते हैं, ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट हो गया, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर जो होता है वो इक्वली होता है, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट में देखोगे आप, 50 स्टेट है और 100 सीट्स है, ठीक है, ठीक है। 50 स्टेट में 100 2 2 करके सबको दिया हुआ है डिवीजन ऑफ पावर। स्टेट को इक्वल पावर दिया हुआ है, स्टेट के पास ज्यादा पावर है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे क्या है, हम लोगों के यहाँ पे यूनिटरी बायस है, ठीक है। यूनिटरी बायस का मतलब, तो जो सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। नो डाउट स्टेट के पास भी पावर, लेकिन स्टेट से ज्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास, ठीक है। और स्टेट जो है वो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, ठीक है, अलग नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। कि आप कल कह दो कि मैं अलग हो जाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता हम लोगों के इंडिया में। लेकिन आप अगर यूनाइटेड स्टेट में अगर कोई स्टेट कहता है कि मैं अलग हो जाऊंगा, तो वो हो सकता है, वो स्टेट के पास पावर है। ऐसे बहुत सारे चीजें इसमें जो फेडरल सिस्टम है वो है, ठीक है। तो इंडिया का फेडरल सिस्टम थोड़ा अलग है, थोड़ा क्वासी फेडरल विथ यूनिटरी बायस। वो सारे देखेंगे कि जो यूनिटरी बायस है और फेडरल सिस्टम है वो सारी चीजें। चलिए फिर अभी डिटेल्स में रीड करते हैं, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड गवर्नमेंट इनटू यूनिटरी एंड फेडरल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। तो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट का जो रिलेशन है उसका नेचर के ऊपर यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में डिवाइड किया, मतलब क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। बाय डेफिनेशंस ए यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन व्हिच ऑल द पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, इफ एट ऑल एग्जिस्ट, derive their authority from the नेशनल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर्स होता है वो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में मतलब डिवाइड रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अथॉरिटी, बहुत सारे ऐसे मतलब परमिशन सेंटर से लिया जाता है, ठीक है। पूरा कंप्लीट डिविजन्स ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, ए फेडरल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज वन इन व्हिच powers are divided between the national government and the regional government by the constitution itself, both operate in their respective jurisdictions independently। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि अपना इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वासी फेडरल है जो यूनिटरी बायस के साथ, मतलब फेडरल और
फेडरल और यूनिटरी बायस दोनों एक साथ है हम लोग के यहाँ पे, ठीक है। तो जो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो ऑल पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट में होता है, लेकिन जो अथॉरिटी है वो ड्राइव कहाँ से किया जाता है, नेशनल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर इक्वली, और जो लड़ने का जो मतलब डिसीजन लेने का पावर होता है वो अपने ऊपर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन एंड सो ऑन हैव द यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, वाइल द यूएस, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे जितने हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये सारे यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड सो ऑन हैव द फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे फेडरल मॉडल है, ठीक है। फेडरल मॉडल का मतलब क्या, अभी मैं बताया कि फेडरल का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर इक्वली, इंडिपेंडेंट दोनों होता है, ठीक है। यूनियन और सेंटर और स्टेट, रीजनल और जो नेशनल गवर्नमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारा पावर है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे क्या है, दोनों है। मतलब एक तरह के से इंडिपेंडेंस भी दिया गया, लेकिन वो इंडिपेंडेंस के जो पावर होते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो इन अ फेडरल मॉडल द नेशनल गवर्नमेंट इज, in a federal model national government is as the federal government or the central government or the union government, and the regional government is also known as the state government or the provincial government। ये सारे आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि ये जो फेडरल का कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और फेडरल में क्या होता है, जो भी स्टेट बन के आता है ना, जो भी स्टेट बनता है, जब जैसे मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्जांपल दिया, उसमें स्टेट जो बनता है वो एग्रीमेंट के वो पे बेसिस पे बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए फिर, the specific feature of the federal and the unitary government are mentioned below in a comparative manner। the term federations, ये जो federations term है ये कहाँ से derive किया गया है, फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फेडर्स, ठीक है, विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो फेडरेशंस का मतलब ही ट्रीटी और एग्रीमेंट है, जहां पे दस अ फेडरेशंस इज अ न्यू स्टेट which is formed through a treaty or an agreement between the various units। जैसे यूनाइटेड स्टेट में जितना स्टेट बना सब एग्रीमेंट के बेसिस पे बना। तो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर ये मान लो यूएसए है, ये इंडिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई अगर ये जो प्लॉट है, मान लो ये प्लॉट है, ठीक है, आप किसी को रहने दे रहे हो, आप किसी को रहने दे रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये मान लो यूएसए का, ये यूएसए किसी का मतलब टेंडर पे दिया है, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट बना के सारी चीजें बना के, जो टाइम टाइम का कोई नहीं है, लेकिन वो एग्रीमेंट बन गया कि हाँ ये आज से मैं इसका देखभाल करूंगा, ये सारे मेरा है। लेकिन इंडिया में क्या है कि आप रहने दे रहे हो, लेकिन आप कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आपके मर्जी से वो रह रहा है, लेकिन जाएगा भी आपके मर्जी से, ठीक है। तो इंडिया में, लेकिन यूएसए में एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद, एग्रीमेंट तो स्टेट से बना है ना, तो स्टेट जो है वो अपने मर्जी से जा भी सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में सेंटर का मर्जी है। इंडिया में सेंटर का अगर मर्जी है तो सब कुछ होगा। आप देख सकते हो जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक देखना, जो है सारा डेफिनेशन दिया हुआ है। इसमें कोई अमेंडमेंट प्रोसीजर नहीं है। तो सेंटर का, अगर सेंटर का मर्जी हो तभी आप उससे अलग हो सकते हो, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो द यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशंस आर नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक स्टेट्स एज इन यूएस, ठीक है, और कैंटोन्स एज इन स्विट्जरलैंड, और प्रोविंसेस एज इन कनाडा, रिपब्लिक्स यूएसए। तो वेरियस नेम स्टेट्स कहाँ यूएसए में कहा जाता है, कैंटोन्स स्विट्जरलैंड में, और प्रोविंसेस कनाडा में,
ठीक है। जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ होने से पहले सब प्रोविंस से था, तब उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और रिपब्लिक्स, ठीक है, रशिया में रिपब्लिक्स कहा जाता है, ये सारे थे। तो ये देखिए आपके पास अभी आ गया कि डिफरेंसेस, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है। फेडरल गवर्नमेंट डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट होता है। जैसे मान लो फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन भी दो होता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों के थोड़ा मतलब अलग तरीके से, मतलब हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर जगह से बोरो किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का जो मतलब चीजें है थोड़ा मतलब अलग है, ठीक है। जैसे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा रिजिड है, ठीक है। ये जो फेडरल है वो थोड़ा यूनिटरी बायस भी है, ये सारे बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों ने सभी जगह से अच्छा अच्छा मतलब बेस्ट चीजें उठा के लेके हम लोगों में डाला है। तो इसीलिए हम लोग का जो है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों का मिक्सचर है। मतलब आप कह सकते हो मतलब एक अच्छा है, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ज्यादा रिजिड भी नहीं है। तो डुअल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। और यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट होता है, दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट व्हिच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट, उसका मर्जी से, ठीक है। इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में जो अनरिटन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई ग्रुप ऑफ मतलब कमिटी मिलते हैं, जैसे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक होता है, ठीक है। सॉवरेनिटी पावर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास होता है। इंडिया में जो सॉवरेन पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है सभी जगह। अभी आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में, तो सब जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या डिराइव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, सब कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो कोई भी अगर वायलेशन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन अगर कुछ भी होता है, ठीक है, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट में और अनरिटन और रिटर्न भी हो सकता है, तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट में। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, ऑल पावर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, ठीक है। यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल में भी, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यहाँ पे जुडिशियरी में भी इंडिपेंडेंट और में नॉट बी इंडिपेंडेंट। बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स जैसे लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेचर्स में भी बाइकैमरल और यूनिकैमरल, मतलब मे बी मे नॉट, ये सारे हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सारे समझ में आ गए, ठीक है। एक बार आप क्या करिएगा कि मैंने पहले ही बताता आया हूँ कि आप ये क्लास खत्म होने के बाद फिर से आप बुक रीड करिएगा, या फिर इसको ही आप पोस्ट कर करके, या फिर मैं एक काम करूंगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज बोल दीजिएगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहीं से आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो a federation can be formed in two ways. Federations can be formed two ways, that is by way of integrations or by of disintegrations. Federations integrations और by way of disintegration से भी फॉर्म होता है, ठीक है। In first case, a number of militarily weak or economically backward state come together to form a big or strong union। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि weak और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट जो है वो आते हैं, आके एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, ठीक है। लेकिन वो सेकंड केस में क्या होता है, ए बिग यूनिटरी स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू अ फेडरेशंस बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कनाडा जो है एक स्ट्रॉन्ग यूनिट, एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी स्टेट जो है होता है ना, सारे मतलब प्रोविंसेस को लेके एक एक यूनियन बनाते हैं, ठीक है। ये जो मैं पहले ही एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो द यूएस इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन। हम सभी को पता है कि यूएस सबसे पुराना फेडरेशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में भी वो सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए ने बनाया था, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड इन 1787। कितना पुराना है, 1787 को, ठीक है। फॉलोइंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, इट कंप्राइजेस 50 स्टेट, जिससे मैंने बताया, एंड इज टेकन एज द मॉडल ऑफ फेडरेशंस। द कैनेडियन फेडरेशंस कंप्राइजिंग 10 प्रोविंसेस, कैनेडियन फेडरेशन जो है वो 10 प्रोविंसेस है उसके पास, इज ऑल्सो क्वाइट ओल्ड। ये
इसके करीबन अप्रोक्स 100 साल के बाद ये जो कैनेडियन फेडरेशन है वो बना, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी आ गया इंडिया के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया का जो सॉवरेन पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास ही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन द कंट्री। द फ्रेमर्स अडोप्टेड द फेडरल सिस्टम, क्योंकि फ्रेमर्स मैंने लास्ट क्लास में बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि फ्रेमर्स को जो मतलब अच्छा लगा, जो फेमिलियर था पहले से ही, उसी को एडॉप्ट किया, ठीक है। जितने भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी को पता है कौन क्या अच्छा होगा, क्या वो फ्यूचरिस्टिक विजन से ही सबको लाया गया, ठीक है। द फ्रेमर्स एडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ड्यू टू टू मेन रीजंस, ठीक है, दो मेन कारण की वजह से लिया गया फेडरल सिस्टम को। द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड इट्स सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। हम लोगों का जो डाइवर्सिटी है इंडिया का, बहुत बड़े डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो एक तो है लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, क्योंकि अगर आप अगर पूरा इंडिया में एक ही प्रोविंस होगा, एक ही स्टेट होगा, तो रूल करने में टफ होगा। अगर सब चीजों को मतलब जैसे मान लो बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है, छोटे छोटे अगर आप डिपार्टमेंट बना दोगे, सारे डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा पावर दे दोगे, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के आउटपुट होगा वो क्वालिटी होगा, ठीक है। लेकिन आप सारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक करके एक ही डिपार्टमेंट बना दोगे, तो उसका जो काम करने का तरीका होगा। अभी जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, प्राइवेटाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट इतना बड़े कंट्री में मतलब सब जगह पे आके नहीं देख सकता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो ऑफिस होता है वो जो एफिशिएंसी होता है वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन के जो मॉडल है वो गवर्नमेंट लेके आ रहा है, ठीक है। रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है इंडिया में, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रेलवे के पास है। रेलवे में जितना एम्प्लॉय है किसी सेक्टर में इंडिया में नहीं है। तो इतना बड़ा एम्प्लॉय मार्केट, या फिर आप कह सकते हो इतना बड़ा डिपार्टमेंट, तो वो गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर पाएगा। तो इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा करके जैसे आईआरसीटीसी हो, तो प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि जो चीजें हो प्रोडक्टिव निकल के आए। नहीं तो गवर्नमेंट हर साल इतना पैसा खर्च करता है रेलवे के ऊपर, सारे चीजों के ऊपर, तो वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इंडिया ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उतना एफिशिएंटली, उतना फास्टेस्ट ग्रोथ नहीं है। लेकिन जब इंडिया में जब आप देखोगे इंडिया में चीजें मतलब पॉजिटिव ना हो, अगर न्यूट्रल भी रहे, थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव में आए, तो इंस्टेंट ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद 100 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो 90 रुपए, 10 रुपए का घाटा, ठीक है। तो ऐसे होने से बहुत टाइम लगता है ग्रोथ होने में, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक। तो दे रियलाइज दैट द फेडरल सिस्टम नॉट ओनली एंश्योर्स द efficient governance of the country but also reconciles national unity with the regional autonomy। जैसे फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड, ठीक है, नेशनल यूनिटी के लिए वो लोग सोचा है कि एफिशिएंसी भी है और नेशनल यूनिटी भी बना रहेगा, तो फेडरल सिस्टम को लाया गया, ठीक है। हाउएवर द टर्म फेडरेशंस हैज नोवेयर बीन यूज्ड, कि फेडरेशंस अब देखोगे बहुत सारे चीजें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, फेडरेशंस, ठीक है, ये सारे बहुत सारे टर्म है जो अभी भी कहीं पे भी आपको नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन है, ठीक है। तब फेडरेशंस हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टेड आर्टिकल 1 में क्या बोला गया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया क्या है, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड और यूनियन के बाद यूनियन के जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। According to Dr. B.R. Ambedkar, the phrase union of state has been preferred to federation of state to indicate two things, ठीक है। union of state preferred to federation of state, अब federation of state भी कह सकते हो। तो वो two thing indicate करता है, एक है the Indian federation is not the result of an agreement among the state like an American federation। जैसे मैंने बताया कि फेडरेशन में क्या होता है, जो स्टेट होता है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे बनता है, लेकिन इंडिया में एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं बना, ठीक है, लाइक अमेरिकन फेडरेशन, ठीक है, पहले बात।
सेकेंड बात क्या है कि इंडिया का जो स्टेट्स है उसको कोई हक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है अलग होने का, ठीक है, कोई पावर नहीं है। तो द स्टेट हैव नो राइट टू सेपरेट फ्रॉम द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज अनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है, ये याद रखना। मैंने जब पॉलिटी का कोर्सेज स्टार्ट किया था तभी पहले बहुत सारे 2-3 टॉपिक जैसे सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे बहुत कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने बताया था। इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट कहाँ पे है, ये सारे वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड नॉट द अमेरिकन मॉडल। इंडियन फेडरेशन जो है वो कैनेडियन मॉडल पे है, ना कि अमेरिकन मॉडल में, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि कैनेडियन मॉडल क्या था। ये देखिए, आप यूनिटरी गवर्नमेंट में देखना, यहाँ पे ब्रिटेन, कनाडा, ये सारे दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इंडिया का जो है ना वो मिक्सचर है, ठीक है। तो द कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इज इन सो फार एज इट एस्टेब्लिशेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, एज इट एस्टेब्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो कैनेडियन मॉडल में क्या है कि जो सेंटर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द इंडियन फेडरेशन रिसेंबल्स द कैनेडियन फेडरेशंस in its formations by way of disintegrations in its preference to the term union, ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखना। The Canadian Federation is also called union, ठीक है, and in its centralizing tendency there is vesting more power in the center vice versa state, ठीक है। तो कैनेडियन मॉडल में क्या है, ये पहले इन इट्स बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो भी है, जो भी स्टेट्स है वो बना, ठीक है, इन एंड जो भी है, जो यूनियन कहते हैं, जो फेडरेशन है उसको यूनियन कहते हैं। और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जो सेंटर है उसके पास मोर पावर, जो कम पावर है वो स्टेट के पास है, ठीक है। जैसे अभी इंडिया में कोई भी स्टेट कोई भी कुछ करने जाता है तो पहले सेंटर से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। फेडरल फीचर्स, ठीक है, फेडरल फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या क्या है। पहले तो डुअल पॉलिटी, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ डुअल पॉलिटी कंसिस्टिंग द यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट इन द पेरिफेरी, ठीक है। डुअल पॉलिटी के सेंटर के पास भी एक यूनियन के पास भी एक पॉलिटी होगा और स्टेट के पास भी एक है, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा कहाँ पे, सेंटर के पास, और स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे, स्टेट पे, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही बहुत जगह पे है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत जगह पे नहीं है, 5 या 6 स्टेट में है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो अगर स्टेट को चाहिए होता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली सेंटर को बोलता है, तो उन्होंने क्रिएट करके देना है इसको, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ रिटन डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को पता है, ठीक है। ओरिजिनली इट कंटेन्ड 395 आर्टिकल, ठीक है, 22 पार्ट एंड कितना 8 शेड्यूल। अभी कितना है 470, 25 पार्ट एंड कितना 12 शेड्यूल, ठीक है, याद रखना। ये जो टर्म है, ये जो नंबर्स है वो नंबर्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर। जैसे डिवीजन ऑफ पावर जो गांधी जी ने बोल के गया डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी अभी ये लोकल में भी पावर आ गया। तो पावर है सभी के पास, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा स्टेट के पास है। तो डिवीजन ऑफ पावर में क्या बोला गया कि जो जिसे शेड्यूल 7, ठीक है, 7 शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर जो सेंटर और स्टेट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट सारे दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंटर यूनियन के पास एक लिस्ट है, ठीक है, स्टेट के पास एक लिस्ट है, जो भी है यूनियन के पास क्या क्या आता है, स्टेट के पास क्या आता है, और एक होता है कॉन्करेंट, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब क्या है, दोनों का मिक्सचर, ठीक है,
दोनों स्टेट और यूनियन दोनों देखेगा, ठीक है। यूनियन लिस्ट 98 सब्जेक्ट, ओरिजिनल 97 था, 97 था, अभी 98 हो गया, ठीक है। स्टेट में ओरिजिनल 66 था, अभी आ गया 59, और कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनल 47 था, अभी आ गया 52, ठीक है। जैसे पहले एजुकेशन था, अभी एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आ गया, ठीक है। तो बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट, तो बोथ सेंटर एंड द स्टेट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, बट इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट सेंटर लॉ प्रिवेल, कोई अगर कंफ्लिक्ट होता है तो सेंटर का लॉ ही माना जाएगा ज्यादा, ठीक है। जैसे अभी स्टेट और सेंटर दोनों मिलके एक लॉ बनाया, ठीक है। तो स्टेट का अगर जैसे स्टेट का अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो यूनियन जो कहेगा वही होगा। जैसे लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। जब मानी बिल पास करता है, मानी बिल जब आता है, तो मानी बिल जब लाता है लोकसभा, तो वो राज्यसभा राज्यसभा का मर्जी हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, लेकिन मानी बिल पास हो गया ही, क्योंकि लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा का 14 डेज का टर्म रहता है, टाइम रहता है कि यस कहो, जो भी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन 14 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, ठीक है। 14 डेज में अगर आप ना भी बोलो तभी ये पास होगा, 14 डेज के 14 डेज में आप छुपा के रख दो तभी ये पास ही हो जाने वाला, ठीक। ये सारे द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट आर गिवन टू द सेंटर। तो इस तीनों में लिस्ट के अलावा कोई भी अगर चीजें है, ठीक है, कोई भी अगर किसी फील्ड में किसी के ऊपर लॉ बनाना है वो यूनियन के पास है, ठीक है। ये उसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, फोर्थ होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी जो इंडिया में है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट, ठीक है। लॉज एनेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट कन्फर्म टू इट्स प्रोविजन, ठीक है। ये सारे आप लोगों को पता है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर एस्टैब्लिशेस बाय द डिवीजन ऑफ पावर एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेंटेन्ड ओनली इफ द मेथड of its amendment is rigid, ठीक है। Hence the constitution is rigid to the extent that those provisions which are concerned with the federal structures, तो rigid किस किस चीज को rigid रखा गया, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम amend नहीं कर सकते, ठीक है। can be amended only by the joint actions of the center and the state government, such provisions require for their amendment a special majority of the parliament and also an approval of the half of the state list। तो जो रिजिड सब्जेक्ट है, रिजिड चीजें है, उसको अमेंड करने के लिए बहुत चीजें करना पड़ता है, बहुत जो स्टेट का भी परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। सेंटर और स्टेट दोनों का आता है, फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर हाफ ऑफ द स्टेट का अप्रूवल चाहिए। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजिड पार्ट है वो उसका स्ट्रक्चर का अमेंडमेंट करना इतना इजी नहीं है, ठीक है, ना कि बराबर ही है, ठीक है। तो ये याद रखना कि रिजिड कौन से, तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है। तो रिजिड का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर और फेडरल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, ठीक है, याद रखना। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम लोगों का यहाँ पे क्या है, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है, हमेशा याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर टू पर्पसेस, वन टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है वो प्रोटेक्ट करना बाय एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, ठीक है। एंड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट और द स्टेट, ठीक है। सेंटर जो डिस्प्यूट होता है ना सेंटर और स्टेट के बीच या फिर स्टेट और स्टेट के बीच, उस ये दोनों इंडिपेंडेंट जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। बहुत मतलब ज्यादा मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी मतलब प्रोटेक्ट करना, और सेकंड में आता है जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन वेरियस मेजर्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू जजेस, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस एंड सो ऑन टू मेक द जुडिशियरी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारे जुडिशरी हैं। अब अगर जुडिशरी में जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना, तो जितने मतलब जजेस होता है, तो ऐसा नहीं कि आपके साथ ज्यादा फेमिलियर होता है, वो अपना पावर होता है, वो उसके पावर अपने हाथ में होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जैसे तैसे होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमेशा रखना क्यों रहता है, जुडिशियल रिव्यू के लिए, और कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको
सेटल डाउन करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया का जुडिशरी पहले से जुडिशरी सुप्रीम था और हमेशा ही रहेगा, ठीक है। जैसे अभी एनजीएससी एक एक्ट है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो आ रहा था, वो क्या कर रहा था, अब हम लोगों का जो जुडिशरी उसको इंडिपेंडेंसी खत्म कर रहा था, तो इसीलिए ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है। 2014 में पास हुआ लेकिन 15 में लैप्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारी चीजें हैं पॉलिटी में, अगर आप डेप्थ में जाओगे ना, इतना सारा चीज है, आप करते 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 इतना इंटरेस्ट आ जाता है, फिर मतलब मजा ही लग जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देता है बाइकैमरलिज्म, जो लोकसभा एंड राज्यसभा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो हम लोगों के यहाँ पे मतलब है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर इज इन फेवर ऑफ द सेंटर एंड हाईली इनइक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल, ठीक है। फर्स्टली यूनियन लिस्ट कंटेन्स मोर सब्जेक्ट, जो हम लोग देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है देन द स्टेट लिस्ट। सेकेंडली क्या है, द मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। पहले तो यूनियन स्टेट लिस्ट से ज्यादा आपके पास ज्यादा सब्जेक्ट है यूनियन के पास। सेकेंडली कि मोर इम्पोर्टेंट कि जो भी सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है। थर्डली द सेंटर हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट में देखते जैसे हम लोग देखा था कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर आपको आपके पास कोई अगर डिसएग्रीमेंट बनता है तो सेंटर का जो लॉ है वही प्रिवेल होगा, ठीक है। तो फाइनली रेसिड्यूरी पावर भी आपके पास ही रह गया सेंटर के पास। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। व्हाइल इन द यूएसए दे आर वेस्टेड इन द स्टेट। तो यूएसए में क्या है, स्टेट के पास वेस्टेड है ये सारे। Thus the constitution has made center very strong। ये सारे चीजें हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले तो यूनियन के पास सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है। सेकेंडली क्या है कि यूनियन के पास जो भी सब्जेक्ट है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, स्टेट के पास वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। थर्डली क्या है, जो ओवरराइडिंग पावर है कॉन्करेंट लिस्ट में वो भी यूनियन के पास है। फोर्थली क्या है कि फाइनली जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वो भी स्ट्रॉन्ग यूनियन के पास है। तो ये सारे चीज से स्ट्रॉन्ग सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। स्टेट्स नॉट इंडस्ट्रेबल, स्टेट जो है इंडस्ट्रक्टेबल नहीं है, ठीक है। जो इन स्टेट है, मैंने पहले से बताता आ रहा हूँ कि अनलाइक इन अदर फेडरेशंस द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है कि स्टेट जो है हम लोगों का वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि एन अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है कहाँ का है, इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन का डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है। द अमेरिकन फेडरेशन में क्या है, एन इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है, ये याद रखना। चलिए फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग के यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यूजुअली फेडरेशन द स्टेट हैव द राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन में क्या है कि स्टेट के पास राइट होता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए सेपरेट, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। द इंडियन ऑन द कंट्री नो सच पावर इज गिवन टू द स्टेट, ठीक है। ये सारे देख सकते हो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के पास था, लेकिन कुछ ही वक्त तक था, ठीक है। वो बाद में खत्म हो, जब आर्टिकल 370 खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल होना, जैसे हम लोग पहले देखा था रिजिड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लेक्सिबल, कभी भी मतलब जो भी आपका रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखोगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि पहले का जो सिचुएशन था अभी का सिचुएशन बहुत अलग है, जो इन्फ्लेशन से बहुत अलग है। इन्फ्लेशन पहले कम था, अभी ज्यादा है, तो फ्लेक्सिबल रहना हमेशा जरूरी है। मैं भी पहले से भी सही कहता रहा, आप खुद में फ्लेक्सिबल लाओ, देखिए। जैसे सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है वाटर में, ठीक है। आप उसको किसी में भी डाल दो, वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। बॉटल में हो, गिलास में हो, कहीं पे भी डाल दो। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है, लेकिन उसमें भी इसलिए रिजिड भी रखा ताकि ऐसा ना हो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया कि यहाँ पे यूज हो रहा है, वहां पे भी यूज हो रहा है, अमेंडमेंट कहीं पे भी हो रहा है, तो ऐसा भी ना हो, ठीक है। इसलिए रिजिड रखा गया। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू रखा, सब चीजों से मतलब आप कह सकते हो एक मतलब कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लेस रिजिड देन व्हाट इज फाउंड इन अदर फेडरेशंस, ठीक है, लेस रिजिड, ठीक है। तो ये सर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। जैसे मान लो जो राज्यसभा लोकसभा में सीट है एमपीज का, ठीक है, यूपी में ज्यादा है, ठीक है,
लेकिन असम में कम है, ठीक है। तो ये सारे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन अमेरिकन में क्या है, 50 स्टेट है, 100 सीटें है, ईच स्टेट 2 सीट, ठीक है। लेकिन यूपी में, अभी इंडिया में यूपी में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, एमपी में ज़्यादा है, लेकिन असम में, अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, वहाँ पे बहुत कम है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। द स्टेट हैव गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा ऑन द basis of populations, hence the membership varies from 1 to 31. In USA, the other hand, the principal equality of representations of the state in the upper house is fully recognized. Thus, the American Senate has 100 members, two from each state. The principle is regarded as a safeguard for smaller state. तो ये सारे था। फिर आता इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352, 356, 360, ये एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गया, ये इंटरनल हो गया, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, ठीक है। तो ये सारा था, ठीक है। फाइनेंशियल, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 इमरजेंसी आर्टिकल याद रखना। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में, इन स्पाइट ऑफ द डुअल पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक दैट ऑफ कनाडा एडोप्टेड सिस्टम सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो वो सिंगल सिटीजनशिप क्या प्रमोट करता है, अपना ब्रदरहुड, ठीक है। पूरा जो इंडिया को कनेक्ट करता है, जो फ्रेटर्निटी है, ठीक है। देयर इज ओनली इंडियन सिटीजनशिप, नो सेपरेट सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, ठीक है। ऑल सिटीजन्स irrespective of the state in which they are born or reside enjoy the same rights all over the country. The other federal states like USA, Switzerland, Australia have dual citizenship, that is the national citizenship as well as state citizenship, ठीक है। बाकी में क्या है, सेंटर का भी सिटीजनशिप मिलेगा और स्टेट का भी सिटीजन, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट टॉप में आता है, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, सारे इंटीग्रेटेड है, ठीक है। In Indian, the Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the state high court below it. The single citizenship of court enforces both the central law as well as the state law, ठीक है। In USA, on the other hand, there is a double system of courts whereby federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws by state judiciary. फेडरल का जो लॉ होता है वो फेडरल जुडिशरी देखता है, और स्टेट का जो लॉ होता है वो स्टेट जुडिशरी। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे इंटीग्रेटेड है, ठीक है। चलिए, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, ठीक है, ये सारे ऑल इंडिया सर्विसेज है। इससे, ठीक है, USA फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में भी है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस भी है। स्टेट का, स्टेट PCS भी तो होता है ना, स्टेट PCS भी होता है, लेकिन IAS, IPS ये सारे सेंटर और स्टेट दोनों का देखता है, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंटर व्हिच आल्सो पोजेस अल्टीमेट, लेकिन control over them. Thus, these services violate the principle of federalism under the Constitution, ठीक है। Integrated audit machinery, CAG, Comptroller and Auditor General of India audits the account of not only central government but also the state, ठीक है। CAG दोनों का देखता है ऑडिट, अकाउंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ऑडिटर अकाउंट का जो ऑडिट करते हैं, CAG सेंटर का भी करता है, स्टेट का भी करता है, ठीक है। ये सारे, लेकिन अमेरिकन कंट्रोलर जनरल ऑन द कंट्री हैज नो रोल द रेस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंट ऑफ द स्टेट, स्टेट में कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड but the appointment and the removal is done by the president without consulting the state, मतलब जो भी president के पास है स्टेट से, मतलब पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिर आता है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जैसे हम लोग देखे थे कि स्टेट में अगर इमरजेंसी लगता है तो वो पार्लियामेंट अथॉरिटी होल्ड करता है, ठीक है। Even in the limited sphere of the authority allotted to them, the state do not have exclusive control. Parliament is empowered to legislate on any subject of the state list if Rajya Sabha passes a resolutions to that effect of the national interest. अगर राज्य सभा कोई मतलब कुछ भी पास करता है नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट पे,
कि हम लोगों को ये चाहिए, तो पार्लियामेंट का ऑथोरिटी, पार्लियामेंट का कंट्रोल है उसमें, ठीक है। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव competence of the parliament can be extended without amending the constitution. Notably, this can be done when there is no emergency of any kind. तो इमरजेंसी के टाइम में भी स्टेट का जो पावर होता है वो पार्लियामेंट के पास जाता है, और स्टेट चाहता है कि राज्यसभा तो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो राज्यसभा को अगर लगता है कोई मतलब लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट को कहेगा, पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर क्या होता है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। स्टेट के पास जो भी गवर्नर होता है वो जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। he hold office during the pleasure of the president, he also act as an agent of the center, ये याद रखना, ठीक है। ये कौन है, गवर्नर, एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन अमेरिकन में क्या है, अमेरिकन ऑन द कंट्री प्रोवाइडेड फॉर द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, जो गवर्नमेंट गवर्नर तो वो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्टेड द इलेक्शन नॉट ओनली सेंट्रल लेजिस्लेचर बट ऑल्सो द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखते हैं, सेंटर का भी इलेक्शन देखते हैं, ठीक है। वीटो ओवर स्टेट बिल्स, तो गवर्नर इज एम्पावर्ड टू रिजर्व सर्टेन बिल्स, तो स्टेट में अगर कोई बिल होता है तो गवर्नर क्या करता है, वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। बिल प्रेसिडेंट के पास भेजता है, ठीक है, कि स्टेट में ये चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दस द प्रेसिडेंट एंजॉय एब्सोल्यूट वीटो ओवर द स्टेट बिल्स, बट यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या है, स्टेट्स आर ऑटोनोमस विद इन देयर फील्ड। मतलब इंडिया में सारे चीजें स्टेट सेंटर से पूछ के किया जा करते हैं। इलेक्शन कमीशन सारे देखते दोनों का, ये कोई भी स्टेट में कुछ भी होता है तो सेंटर से पूछता है, स्टेट में कोई बिल पास करता है तो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। ये सारे है, तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें पता चल गया, ठीक, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन एक ही है दोनों के लिए, सिंगल सिटीजनशिप, वीटो ओवर स्टेट बिल, ठीक है, स्टेट बिल के ऊपर वीटो, सेंटर के पास भी वीटो, प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो होता है, ठीक है। पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, ऑल इंडिया सर्विस, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, सिंगल सिटीजन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। ये सारे आप देख लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। मैं अभी बोल दिया ना, अभी आगे अब जाके अगर रीड करते हो, अभी इसको भी पोस्ट करके अगर रीड करते हो, समझते हो, तो आपको समझ में आएगा। इतना भी टफ नहीं है, सिर्फ हम लोग फेडरल सिस्टम में देखते हैं कि फेडरल सिस्टम में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ द फेडरल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो, आप एक बार देख के पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने दे दिया, फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही था फेडरल सिस्टम हम लोगों का। तो इंडिया में क्या फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी बायस है, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि इंडिया का जो है क्या फेडरल सिस्टम है, लेकिन उसमें यूनिटरी बायस है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, क्वासी फेडरल आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, प्लीज आप नोट कर लेना, और ये जो कंसेप्ट है वो समझ लेना, ठीक है। अगर नहीं समझा मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर से इस चीज को डिस्कस करूंगा, फिर से आपको चीजों को अच्छे तरीके से बताऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियरिटी हो और आपका जो फाउंडेशन हो वो स्ट्रांग हो। नहीं तो फिर एग्जाम में जाने के बाद आपको क्या होता है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप घबरा जाते हो, आप समझ में नहीं आता आपको आप किससे डील करो, ठीक है। चीजों को कंसेप्ट अगर आपको पता है कि क्या फेडरल होता है, यूनिटरी बायस क्या होता है, ठीक है, कहाँ फेडरल सिस्टम है, कहाँ यूनिटरी बायस है, यूनिटरी बायस में क्या है, इंडिया में क्या है, सारी चीजों को आप अगर अच्छी तरीके से मतलब चीजों को याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको इजी हो जाता है, ठीक है। तो चीजों को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन में लाओ, प्रिपरेशन को एक सीक्वेंस बनाओ, जो अच्छी तरीके से नोट कर लेना, चीजों को एक डायरेक्शन देना, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आप सभी को ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, समझ में आया है। तो होप करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज पूछ लेना, और कोई भी अगर आपको सजेशंस भी देना है, प्लीज आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये भी बोल सकता है,
हाँ ये भी कह सकता है, हाँ ये ऐसा भी कर सकता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज फेडरल सिस्टम होगा, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या होता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप या फिर पार्लियामेंट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, गुड, जय हिंद जय भारत। ठीक है, अच्छे से मुस्कुराते हुए आप प्रिपरेशन करते जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अच्छे से करते जाइए। बाकी एग्जाम के बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका जो बेस्ट है, खुद का जो बेस्ट है, खुद का जो 100% है वो दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।